हाँ जी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस। अब ये जो यूनिट है ये थोड़ी लंबी है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट में हम लेटर वैदिक एज वाला पार्ट लेंगे और ऋग वैदिक एज की थोड़ी सोसाइटी हम कंपेयर करेंगे लेटर वैदिक एज से। शुरू करते हैं वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज यूनिट 3। अब शुरू करने से पहले थोड़ा एक टाइमलाइन समझ लेते हैं, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमने देखा था कि 2500 से 1750 बीसी में फैलती है। 1750 के बाद आईवीसी का कोई नामो निशान नहीं बचता है। इसके ही थोड़े टाइम बाद 1500 बीसी में शुरू होती है हमारी वैदिक सिविलाइजेशन। उसी एरिया में सप्त सिंधु वाले इंडस रिवर के आसपास ही ये एक नई सिविलाइजेशन शुरू होती है। लेटर वैदिक एज में ये शिफ्ट होके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगी गंगा नदी के पास। बट अभी के लिए ऋग वैदिक एज, जो अर्ली वैदिक एज है, वो शुरू हुई उसी एरिया में जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन विलुप्त हुई थी कुछ सैकड़ों सालों पहले, यानी कि 1750 बीसी में। अब यहाँ पे देखो 1500 से 500 बीसी की बात हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल की बात हो रही है, एक मिलेनियम की बात हो रही है। और इसको हम ये टर्म्स भी आप याद रखें। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, प्री हिस्टोरिक इंडिया में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था मेगालिथिक एज के बारे में। मेगालिथिक एज, जिसको आयरन एज भी बोलते हैं, ये 1000 बीसी में शुरू हुई थी, ठीक है। एंड दैट 1000 बीसी लाइज इन दिस पीरियड ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यूपीएससी आपको ट्विस्ट करके पूछती है तो 1500 से 500 बीसी तो मैं पीरियड पता है, बट अगेन इट कैन ऑल्सो बी सेड कि लेटर ब्रॉन्ज एज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद वाला टाइम, और अर्ली आयरन एज 1000 बीसी में आयरन एज शुरू हो रही है। तो वहां से ये दोनों पीरियड्स इसमें फैल रहे हैं। लेटर ब्रॉन्ज एज से अर्ली आयरन एज वाले पीरियड 1500 से 500 बीसी इज वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज। एंड आगे पीछे इसके कौन से पीरियड्स लेकर रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके पहले थी, और इसके बाद जो सेकेंड अर्बनाइजेशन होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट एरा ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया। और उसके बाद वैदिक पोस्ट वैदिक एज के बाद जो हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज महाजनपदास, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन, एंड दैट टेक्स प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। गंगा नदी से शुरू होगा बट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलेगा, ठीक है। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव वेज टू डिफाइन दिस एरा ऑफ 1500 टू 500 बीसी। ये आप याद रखें। टाइमलाइन मैंने आपको दिखा दी है। ये टाइमलाइन बार बार आएगी, हर यूनिट में मैं ये टाइमलाइन दोबारा लेके आती हूँ, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी देती है कि कब की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ब्रॉन्ज एज, आयरन एज किससे ओवरलैप करता है, नियोलिथिक एज, मेच्योर आईवीसी, चैल्कोलिथिक पीरियड, बहुत सारा ओवरलैप है इन चीज़ों में। तो अगर आप ये डायग्राम बार बार रिवाइज कर लेंगे या इसको चिपका लो बना के अपने रूम में, तो यू वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम अगर यूपीएससी थोड़ा घुमा के सवाल पूछती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब ये जो मैप है अर्ली वैदिक पीरियड का, अब देखो होता क्या है। इंट्रोडक्शन एक बार हम देख लेते हैं। आईवीसी का मोटा 1200 बीसी तक डिक्लाइन हो जाता है। देखो मेच्योर आईवीसी की अगर हम बात करें तो दैट इज फ्रॉम 2200 से 2000 बीसी। बट अगेन 1750 तक हम बोलते हैं। नॉर्मल एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो 2500 से 1750 आईवीसी आता है। बट खींचते पूरी खत्म होते अगर हम बोल लें कि बिल्कुल आखिर की अगर हम बात करें तो 1200 बीसी। बट आइडियली आप यही पीरियड लेके चलिए। एंड आर्यंस की, अब देखो वैदिक पीरियड मतलब कमिंग ऑफ आर्यंस इंडस वैली वाला जो एरिया था, जहाँ पे जब वो उनकी जो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है तो आर्यंस आते हैं कहीं से। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कहाँ से थे, कौन लोग थे। बट दे कम अराउंड 1500 बीसी, और 1500 बीसी में ही हम बोल रहे हैं कि वैदिक एज शुरू होती है विद द कमिंग ऑफ आर्यंस आते हैं। लैंड ऑफ 7 रिवर्स, अगेन देखो यही एरिया था, हमने यही एरिया देखा था।
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, इसी एरिया में अब आर्यंस आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत, और इस करके एक नई सिविलाइजेशन बस रही है यहाँ पे आके, एंड इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अगेन कौन सी 7 रिवर्स हैं? 5 तो आज की जो पंजाब वाली हैं, पंजाब में भी आज के पंजाब में 3 लाई करती हैं, 2 ऊपर जम्मू कश्मीर में लाई करती हैं, झेलम और चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है। और फिर 5 ये हो गई हैं, एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो 6वीं इंडस रिवर एंड 7वीं थी रिवर सरस्वती, जो उस टाइम पे थी, बट आज की तारीख में रिवर सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो टोटल 7 रिवर्स, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, रिवर इंडस एंड रिवर सरस्वती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। कुछ कुछ इसके एरियाज हैं जो आगे आगे आते जाएंगे, तो हम इस मैप को बार बार रेफर करते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर तैयार है। ये पूरी एंशिएंट इंडिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करी गई है। ये अगर आप कर लेंगे पूरा लेक्चर, आपका इससे बाहर एंशिएंट इंडिया का कोई सवाल आना ही नहीं है। अगर आएगा और आपसे नहीं हो रहा है ये लेक्चर खत्म होने के बाद, तो किसी और से भी सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो आर्यंस कौन थे और कहाँ से आए। अब आर्यंस में ना एक सवाल आया यूपीएससी में बहुत साल पहले कि हु वर आर्यंस, ठीक है। तो ये रेस थी, ये क्या थी? बेसिकली अगर आपको सवाल ऐसा आता है तो देवर सेमी नोमैडिक पीपल। नोमैड्स तो आपने पढ़े थे प्री हिस्टोरिक इंडिया में, जब इंसान एक सेटल्ड लाइफस्टाइल नहीं जी रहा था, इधर उधर जंगलों में घूम रहा था, अपने खाने की तलाश में हंटिंग एंड गैदरिंग करता था। दैट वाज अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक मतलब इधर उधर चलते फिरते रहना, कहीं सेटल्ड जगह पे घर बना के नहीं रहते थे वो। अब यहाँ पे सेटलमेंट हो चुकी है सेमी नोमैडिक लाइफ। सेमी नोमैडिक लाइफ, ये बेसिकली आर्यंस जो थे देवर पेस्टोरलिस्ट्स, चरवाहे थे। तो इनके जो जानवर थे, जो इनकी कैटल थी, ये उनको लेके थोड़ी थोड़ी जगह रुकते थे, उनको चराते थे, घूमते रहते थे इधर उधर। जैसे आज की तारीख में भी अगर आपने देखा होगा, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं जम्मू कश्मीर की, दे ट्रैवल डिपेंडिंग ऑन समर्स एंड विंटर्स, वो अपने जानवरों को लेके इधर उधर ट्रैवल करते हैं थोड़ा बहुत। तो सेमी नोमैडिक, फुल्ली नोमैडिक भी नहीं है और फुल्ली सेटल्ड भी नहीं है, दे वर सेमी नोमैडिक। दैट इज वाई वो ट्रैवल करते करते यहाँ पे आके बसते हैं, ठीक है। अब आर्यंस को ईरान वर्ड से भी जोड़ा जाता है कि ये ईरान से आए थे, ठीक है। अल्टीमेटली हम आगे जाके देखेंगे कि आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कजाकिस्तान, यूक्रेन, सदर्न रशिया, आज जो यूक्रेन रशिया न्यूज़ में भी है, उसी एरिया से, उसी सेंट्रल एशिया के एरिया से आर्यंस घूमते फिरते, चलते फिरते, यहाँ पे पैदल यात्रा करते हुए, माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आके बसते हैं। यहीं पे आके क्यों बसते हैं, ये भी एक सवाल मेंस में बन सकता है, क्योंकि दिस इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। एक बहुत बड़े एरिया में जब 7 रिवर्स आ गए, दैट इज अ बून फॉर एनी ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्यों? इंसान को सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी सिविलाइजेशन, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था प्री हिस्टोरिक इंडिया में, सेकंड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि कोई भी सिविलाइजेशन, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन ह्वांग हो रिवर वैली सिविलाइजेशन जो चाइना में थी, या फिर वो कोई और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, सब नदी के किनारे बसी हैं, क्योंकि नदी का स्रोत हमें चाहिए था। जो लिविंग बींग्स हैं वो भी कहते हैं पानी से ही पैदा हुए थे, पानी से ही इवोल्यूशन होते होते इंसान जब बना तो वो पानी के स्रोत से ही लैंड पे आया। आज की तारीख में भी जब हम मार्स या मून पे जा रहे हैं तो हम पानी का स्रोत ढूंढ रहे हैं कि अगर पानी का स्रोत मिलता है तो शायद वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 7 रिवर्स इकट्ठी हो गई तो ये उनके लिए एक तरह से कहते हैं ना कि रेगिस्तान में आपको एक ओसिस मिल गया, आपको एक तालाब मिल गया, वो थी उनके लिए। तो यहाँ पे आके वो बस गए। आगे चलते हैं। हाँ, ये आप मैप में देख लीजिए, दिस इज रिवर इंडस, ये थी रिवर सरस्वती, ठीक है। तो ये थोड़ी पैरेलल टू इंडस रिवर आप देख सकते हैं, एंड दिस इज पासिंग थ्रू गुजरात। दिस इज माउंट आबू। माउंट आबू के लेफ्ट साइड पे है ये, तो द माउंटेन इज स्टॉपिंग इट, उसके इससे साइड से निकलते हुए गुजरात को टच करती हुई अरेबियन सी में जा रही है। अब आर्यंस जो थे वो देखो, आज की तारीख में भी जब हम भारतीय भाषाओं का कंपैरिजन यूरोपियन लैंग्वेजेस से करते हैं तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। मदर, माँ, पिता,
फादर, स्पेनिश में अगर आप देखें तो मादरे पादरे, मादरे इज मदर, पादरे इज फादर। तो माँ पापा या माता और पिता, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और भी बहुत सारी वर्ड्स की सिमिलैरिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं मैक्स मुलर जो एक बहुत बड़े ही वाज अ बिग साइंटिस्ट एट दैट टाइम, जो इन सब चीज़ों को स्टडी करते थे, उनकी भी यही थ्योरी थी कि आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया और वहाँ से उनकी यूरोपियन बैकग्राउंड है। तो इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए और भी बहुत सारी एविडेंसेस को देखते हुए ये बोला गया था कि हाँ जी, आर्यंस जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे एंड दे हैव अ बिग सिमिलैरिटी विद यूरोपियन लैंग्वेजेस। और ये अब मैप देख लेते हैं हम, कहाँ से आए थे। स्टेपेज आपको पता है, आपने जैसे बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफी में, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने, स्टेपेज होते थे बहुत बड़े बड़े पास्चर्स, बहुत बड़े बड़े लैंड जहाँ पे चरवाहे जो थे अपने कैटल्स को चराने के लिए लेके जाते थे। अब यहाँ पे अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करें या सदर्न रशिया की बात करें, में बहुत वाइड लेवल पे स्टेपेज थे, यानी कि बहुत वाइड लेवल पे घास उगी हुई थी, हरी घास, अच्छी घास, जो कि कैटल्स के लिए, जानवरों के चरने के लिए, स्पेशली जो हर्बीवोरस हैं उनके लिए बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ से आर्यंस, अब ये थ्योरी है और इसके बहुत सारे साइंटिस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी लेके आते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी वाइडली अग्रीड थ्योरी कि हाँ, सेंट्रल एशिया से अलग अलग जगह पे गए थे और फाइनली यहाँ पे भी ये अराउंड 1500 BC में, -1500 मतलब बिफोर क्राइस्ट, यहाँ से आके ये यहाँ पे बसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स में। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या थी, तो मैंने आपको बता दिया कि ये चरवाहे थे, पेस्टोरल हर्डिंग, अपने गाय भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को चराते थे ये। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इनकी थी एग्रीकल्चर, तो अगेन देवर सेमी नोमैड्स, तो थोड़ी नोमैडिक लाइफ जीते थे और थोड़ा एग्रीकल्चर भी करते थे, यानी कि जैसे राइस की खेती करनी या गेहूं की खेती करनी या जौ की खेती करनी, थोड़ा बहुत। तो दीज वर द 2 मेन ऑक्यूपेशंस। इसके अलावा दे यूज्ड सॉकेटेड एक्सेस, ब्रॉन्ज टर्क्स एंड सोर्ड्स। सॉकेटेड एक्सेस मतलब कि जो कुल्हाड़ी होती थी वो एक लकड़ी के उसमें छेद में फंसाई होती थी, लकड़ी में छेद किया और उसमें फंसा के एक सॉकेट बना के, सॉकेट में फंसा के वो यूज़ करते थे। तो ये बेसिकली द टाइप ऑफ टूल्स दे हैड टू कट, उससे पता चलता है कि ये किस लेवल की डेवलपमेंट उनकी हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हॉर्स। अगेन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर में बताया था कि हॉर्स वॉज ऑफिशियल स्टेटमेंट यूपीएससी का क्या, ऑल्दो हॉर्स के रिमेन्स कुछ मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरा के टाइम पे, बट हॉर्स, यूपीएससी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हॉर्स वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। हॉर्स की एग्जिस्टेंस आती है वैदिक एरा में। हॉर्स वॉज हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल, इसकी सिग्निफिकेंस उस टाइम पे बहुत थी। अगेन इसको हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया में थे, स्टेपेज से आए थे, एंड स्टेपेज में वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स कजाकिस्तान के घोड़े, ठीक है, यूक्रेन के घोड़े, सदर्न रशिया के घोड़े, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स इन द वर्ल्ड, वहाँ से इंपोर्ट भी होते थे। तो अगेन हॉर्स की जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस वैदिक एरा में आई है, ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब कुछ देखो, कुछ स्कॉलर्स, मैंने आपको जैसे मैक्स मुलर के बारे में बताया, तो कुछ स्कॉलर्स की थ्योरी है कि आर्यंस कहाँ से आए थे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सबसे पहले जो थ्योरी है वो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी, ही वॉज अ वेरी बिग स्कॉलर, वो भी ऐसी चीज़ों को स्टडी करते थे, ही वॉज नॉट जस्ट अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि ये जो आर्यंस थे 1500 BC में ये आए थे आर्कटिक रीजन से। अब उस टाइम पे अगर हम बोलें कि आर्कटिक रीजन तो पोलर है, वहाँ पे तो बर्फ़ है, बट मे बी 1500 BC में शायद ऐसा क्लाइमेट रहा होगा कि वहाँ पे
हरियाली होगी, वहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी, वहाँ पे भी पेड़ पौधे उगते होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक फेवरेबल क्लाइमेट हो एक सिविलाइजेशन या एक ह्यूमंस, कुछ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस के रहने का, और फिर वहाँ से वो घूमते घूमते यहाँ आए। आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अंटार्कटिका में फ्लावर्स मिले हैं, यू नो their climate is not suitable for blooming of flowers. Flowers are blooming, again it's an indication that climate change is happening, global warming is taking place. कि इतने ठंडे इलाके में अगर फ्लावर ब्लूम कर रहा है, और फ्लावर तब ब्लूम करते हैं जब उन्हें एक वार्म एनवायरनमेंट मिले, वार्म टेम्परेचर मिले, ठीक है। तो अगेन ये इतनी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, बट ठीक है, हो सकता है कि वो आर्कटिक रीजन से आए हों। अगेन फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर थे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये उन्होंने बोला कि बोगास्कोई इंस्क्रिप्शंस में इनको एविडेंस मिली है कि शायद वो सेंट्रल एशिया से आए थे। और इन्होंने, मैक्स मुलर ने लैंग्वेजेस भी स्टडी करी हैं। संस्कृत की बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ, कुछ कुछ वर्ड्स मैच करते हैं, तो इन सब एविडेंसेस से ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। फिर और बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये बोला था। जेसी रोड ने बोला कि बैक्टीरिया से आए थे। अब जेसी रोड नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बैक्टीरिया रीजन, बिकॉज ये यूपीएससी में पूछा हुआ है ऑलरेडी ये वर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो एरिया था, इट्स नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज़ अ जोग्राफिकल रीजन जो कि यहाँ पे लाई करता है। इसके नॉर्थ वाली साइड में है पामीर नॉट, और थोड़ा साउथ वाली साइड में है हिंदू कुश। तो ये जो पहाड़ी इलाका है, इसके बीच में ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, जो कि थोड़ा प्लेन एरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अटैक करते करते यहाँ पहुँचे थे, तो उसने बैक्टीरिया पे भी कब्जा किया था। तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी, जब आप लड़ाइयाँ बढ़ते हैं, वैसे तो इतना आप यूपीएससी के उसमें नहीं पढ़ेंगे, बट अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जब पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया रीजन उसने कब्जा करते हुए फिर वो आगे बढ़ते हुए भारत की ओर बढ़ा था। तो बैक्टीरिया यू शुड नो कि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। एंड फिर यहाँ से ये एरिया आता है हमारा लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला या फिर वैदिक सिविलाइजेशन वाला, ठीक है। फिर आ जाओ आप आगे। अब इसमें एक और थ्योरी है कि स्टेपेज सदर्न रशिया, एंड दिस देखो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने ये रिपीटेडली बोला है। सेंट्रल एशिया बोल रहे हैं, स्टेपेज बोल रहे हैं, सदर्न रशिया। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज वर्ल्ड वाइड कि भाई हाँ, आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया, सदर्न रशिया, इन्हीं एरिया स्टेपे से आए थे। तो अगर आपको कहीं कुछ आंसर में लिखना हो तो, और कोई अगर आपको थ्योरी बाल गंगाधर तिलक की नहीं भी याद आ रही, बट दिस यू शुड मेंशन फॉर श्योर। फिर अब दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुई, कौन लोग थे, क्या था। अब आ जाओ वैदिक लिटरेचर पे, जिसमें हम 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर के टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या है काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं 1500 से 500 बीसी की, तो उस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं थी। उस टाइम पे जो वैदिक लिटरेचर था वो श्रुति की फॉर्म में था। श्रुति मतलब सुनाई, बोला जाता था, बोली की फॉर्म में था। भाषा जो थी उसके 2 पहलू होते हैं, बोली और एक लिखित, ठीक है। तो वो सिर्फ बोला जाता था, वो जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ बोल के पास होता था, वो कहीं लिखते नहीं थे किसी पत्तों पे या मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं थी। बोल बोल के ही पूरी वैदिक एज में बोल बोल के ही नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचता था। लिखा इसको बहुत बाद गया, बहुत बाद। स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आता है अशोकन टाइम पे, ठीक है, 200-300 बीसी के टाइम पे, जब अशोका अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, जगह जगह स्तंभ लगाए थे उन्होंने, अशोकन इंस्क्रिप्शंस की, अपना धर्म बढ़ाने के लिए, जो उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक अपना धम्म शुरू किया था कि, और पीस का जो मैसेज पहचाना चाहते थे। तो उस टाइम पे जब स्क्रिप्ट का यूज़ होना शुरू हुआ, तब उसके भी बहुत बाद जाके वैदिक जो श्रुति फॉर्म में था, जो उस टाइम के लोगों को जो भी नॉलेज थी, जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से सुन के
समझा था कि दिस वॉज ऋग्वेदा में ये लिखा गया, ये मंत्र लिखा गया है, बहुत बाद में ये स्क्रिप्ट का फॉर्म लेती है। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो आज की तारीख में जो वैदिक लिटरेचर है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है और वो है 11th सेंचुरी AD में लिखा गया। यानी ये पीरियड की बात हो रही है 1500 से 500 BC, और आज की तारीख में जो हमारे पास रिटन ओरिजिनल वैदिक लिटरेचर है दैट वाज रिटन इन 11th सेंचुरी AD। तो लुक एट द गैप वी हैव, बहुत ही बाद में स्क्रिप्ट का फॉर्म लेती है। एंड ये जो 11th सेंचुरी AD में भी लिखा गया, दिस इज़ नॉट इन संस्कृत, क्लासिक संस्कृत जो आज की तारीख में है, दिस वॉज इन आर्काइक संस्कृत। कुछ उस टाइम की अलग तरीके की संस्कृत थी जो मॉडिफाई होके आज का क्लासिक संस्कृत जैसी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट थी। आर्काइक संस्कृत में है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है और 11th सेंचुरी AD में लिखी गई थी ये। तो वेदास का मतलब विद्या, विद्या इज़ अ नाउन, विद्या मतलब नॉलेज, एंड वेदास मतलब वही होता है, उसी से डिराइव्ड है विद्या, विद से कि टू नो, जानना या नॉलेज, ठीक है। और आर्यन जो हैं वो अगेन मैंने आपको बता दिया, इट्स अ कल्चरल कम्युनिटी। इसको आप कभी भी किसी रेस का नाम मत देना, UPSC ने कंफ्यूज किया था एक बार रेस ऑप्शन देके, बट इट्स अ कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। सेमी नोमैडिक लोग थे, पेस्टोरलिस्ट थे, एंड दे हैड नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। वैदिक पीरियड में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो ये अपनी नॉलेज, अपनी विद्या ओरली ट्रांसमिट करते थे। एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाता था, वो अपने बच्चे को पढ़ाता था, तो ऐसे ही मंत्र श्लोक का सुन के आगे आगे पास होते थे। इसलिए इसको श्रुति लिटरेचर भी कहा जाता है। श्रुति मतलब सुनना, लिसन। वेदास को अब देखो अपौरुष्य कहा जाता है, पौरुष्य, पुरुष, मानव की, मानव से अलग अपौरुष है। इट वॉज नॉट रिटन बाय मैन। तो ये कहा जाता था कि जो वेदास हैं, वेदास में जो टेक्स्ट है दैट इज सुप्रीम क्रिएटर, एक कोई शक्ति है, उसने हमारे अंदर ये नॉलेज डाली है। तो जो ऋषिज थे जिन्होंने ये वेदास का उच्चारण किया था, वेदास को कंपोज किया था, वो उनको मंत्र दृष्ट भी बोलते हैं, मंत्र दृष्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये भजन, वेदास में बेसिकली भजन लिखे गए, हिम्स मतलब भजन, उनको ये भजन डायरेक्टली एक सुप्रीम क्रिएटर कहा जाता है कि एक बहुत ही एक नेचुरल शक्ति थी कोई, उनके थ्रू उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, एंड दैट इज़ हाउ दे कंपोज्ड को, कि भाई ये एक इंसान की क्रिएशन नहीं है, दिस वॉज समथिंग सुपर नेचुरल कहा जाता है ऐसे, ठीक है। नित्य, नित्य मतलब जो वेदास हैं दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, दे वर नेवर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, दे वर ऑलवेज देयर, और हमारे इंसानों तक सिर्फ ट्रांसफ़र हुई है ये नॉलेज बाय सुप्रीम क्रिएटर। थोड़ी बैकग्राउंड दे रही हूँ मैं। अब वेदास कौन कौन से थे? 4 थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। सबसे जो लंबा वेदा है, वेदा या वेद बोलें आप इसको, वो है ऋग्वेदा। अब हम एक एक वेद की डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। अब जो फर्स्ट 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको वेदात्राई, दीज आर द 3 वेद्स, फर्स्ट 3 वेद्स, तो इसको वेदात्राई भी बोलते हैं, द 3 वेदास, और या फिर सिर्फ त्राई भी बोलते हैं। अगर हम इसमें अथर्ववेद ऐड कर जाएंगे तो सारे 4 वेद आ जाते हैं। एवरी ऑफ दीज 4 वेदास, ठीक है, ये चारों के 4, हर वेद जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज संहिता, संहिता भी बोलते हैं, ब्राह्मणास, आरण्यक्स, ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, आरण्यक्स, देन उपनिषद्स। तो जो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, they are divided in, each of these Vedas are divided into 4 parts: Samhitas, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेदा के संहिता का नाम क्या है, ब्राह्मण्स का नाम क्या है, आरण्यक्स का नाम क्या है, और उपनिषद्स के हर एक वेदा के नाम क्या है। ये जो 4 वेद हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो पहले 2 पार्ट्स हैं, संहितास और ब्राह्मण्स, इनको बोलते हैं कर्मकांड,
व्हाट डू यू मीन बाय कर्मकांड? देखो कर्मकांड मतलब इसमें रिचुअल्स, रीति रिवाज, रस्में, सेरेमनीज के कोई चीज़ करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो इसको हम कोई भी जब रिलीजन शुरू होता है, कोई भी धर्म जब शुरू होता है तो चीज़ें, उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे गुरुद्वारे में जाना है तो सिर ढक के जाना है, ठीक है, या एक यज्ञ करना है तो उसमें ये चीज़ें पड़ेंगी, इस समय पे करना होता है, इस सीज़न में करना होता है। ये जो रूल्स होते हैं, ये जो रस्म व रिवाज होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड किंडरगार्टन लेवल ऑफ अ रिलीजन। यानी कि रिलीजन की शुरुआत, रिलीजन के शुरू में जो ये रूल्स रखे जाते हैं, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है। जब एक रिलीजन मैच्योर होता है, जब वो एक अच्छी पीक तक पहुंचता है, उसको कहते हैं, जब वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जब वो फिलॉसफी की बात करता है, जब वो इन छोटे मोटे कर्म कांडों, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स में नहीं फंसता है। तो कर्म कांड इज द किंडरगार्टन स्टेज। संहिता और ब्राह्मण्स में जो बातें करी गई हैं वो रस्मों रिवाजों की बातें करी गई हैं, कर्मकांड। एंड आरण्यक्स और उपनिषद अब ये बाद में ऐड हुए वेदास में, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ज्ञान कांड। ज्ञान कांड यहाँ पे फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, भगवान की बातें, असली बातें जो हो रही हैं वो यहाँ पे बातें हो रही हैं। इसलिए ज्ञान कांड इज द मेच्योर फेज ऑफ एनी रिलीजन, या वेदास की बात करें तो इट्स अ मेच्योर फेज, ठीक है। तो कर्म कांड है संहितास एंड ब्राह्मण्स, ज्ञान कांड जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी और रियल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे होना चाहिए, वो आपके आरण्यक्स और उपनिषद्स में मिलता है, विच इज़ द मैच्योर फेज। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं हम ऋग्वेद से। अब ऋग्वेद इज अबाउट हिम्स, सॉन्ग्स, भजन, गीत इसमें लिखे गए हैं। कोई भी वेद है उसके जो मेन टेक्स्ट है वो भजनों की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। भजन मतलब गाने ही, मतलब एक 15-20 लाइन्स का एक पूरा गीत होगा जिसको भजन बोलते हैं, जैसे हम आज की तारीख में भजन को समझते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था चारों वेदों में से, सबसे लंबा भी यही है। एंड किसी भी इंडो यूरोपियन, अब ये स्टेटमेंट यूपीएससी एक सवाल बना सकती है कि किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे पुरानी किताब है। अगेन हम ये बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट की फॉर्म में बहुत बाद में आता है, बट कंपोज तो ये वैदिक एज में ही हुआ था। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मतलब हम यहाँ संस्कृत की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट कंटेन्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑल संस्कृत मंत्रास। अगेन ओल्डेस्ट बुक है, लॉन्गेस्ट बुक है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत। अगर आपको सबसे आर्काइक लेवल की संस्कृत देखने को मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। इसमें 1028 भजन हैं। भजन को हम सूक्ति भी बोलते हैं, सूक्ति, ठीक है, छोटी की मात्रा सूक्ति भी बोलते हैं। और ये जो 1028 भजन है ये टोटल 10 बुक्स में हैं। बुक्स को यहाँ पे मंडल भी बोला जाता है। टोटल 10 बुक्स हैं और 10 बुक्स में सारे भजनों को मिलाकर हम वर्सेस की बात करें, लाइन्स की बात करें तो 10,580 वर्सेस हैं। अब दिस इज़ डिबेटेबल, ठीक है, कई 10,600 भी बोल देते हैं, बट अगेन जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ये अगर आप एज इट इज़ मान के लेके चलते हो, दिस विल डू योर बिजनेस एज फार एज यूपीएससी इज़ कंसर्न्ड। यू कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि 10,580 वर्सेस हैं। एंड ये वर्सेस इसको लॉन्गेस्ट बुक बनाता है ऑफ ऑल द वेदास, ठीक है। जो 10 बुक्स हैं ऋग्वेदा की, उसमें भी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि जो सबसे पहले फर्स्ट बुक कंपोज नहीं हुई थी, सबसे पहले हुई थी 2nd से 7th बुक। जो फर्स्ट 8th 9th 10th हैं वो बाद में आती हैं। जैसे हम किसी भी मूवी का प्रीक्वल सीक्वल बनाते हैं तो कभी कभी मूवी पहले आती है बट उसका प्रीक्वल बाद में आता है, दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड प्रीक्वल। तो अगेन 2nd से 7th की जो बुक्स हैं वो पहले छप गई या छपी, मतलब वो पहले कंपोज हो गई, और फर्स्ट बुक जो है 2nd के पहले वाली वो बाद में आती है। तो ऋग्वेदा में भजन थे और ये जो भजन थे ये एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सेक्रीफाइस या रस्म रिवाज के टाइम पे गाने गाते थे ये, ठीक है। और द कंट्री भारतवर्ष, आज भी देखो भारत वाली डिबेट जो चल रही है, तो दिस कैन बी ए क्वेश्चन कि जो भारत वर्ड है वो कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है। तो दैट इज़ फ्रॉम ऋग्वेद
जहाँ पे भारतवर्ष वर्ड यूज़ किया गया था, एंड वहीं से हमारे देश का नाम भारत का नाम ओरिजिन होता है. एंड इट वॉज अ ट्राइब एट दैट टाइम. द कंट्री भारतवर्ष इज नेम्ड आफ्टर ट्राइब भारत, एंड दिस भारतवर्ष वर्ड यू विल सी इन ऋग्वेदा. तो मंडल जो है 2 से 7 जो मंडल हैं, बुक 2 से बुक 7 तक, दे आर द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा एंड द शॉर्टेस्ट बुक्स ऑन और फैमिली बुक्स. ठीक है, जो एक्चुअली में जो बड़ी वाली किताबें हैं वो बाद वाली हैं, फर्स्ट वाली और 8th 9th 10th वाली. एंड दे वर कंपोज्ड बाय, अब ये कुछ नाम हैं. यूपीएससी आपको कैसे सवाल पूछेगी कि ये जो नाम है ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? वैदिक पीरियड को बिलोंग करते हैं. गृहथ समद, विश्वामित्रा, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज एंड वशिष्ठ. तो ये उस टाइम के कुछ बहुत ही फेमस ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेदा के जो मंत्र हैं उनको कंपोज किया था और फिर उनको श्रुति की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र किया था. लेटेस्ट एडिशन, मंडल 1 और 10 जो है वो सबसे लेटेस्ट हैं. ठीक है, अगेन प्रीक्वल, और सबसे लास्ट 10th वो सबसे बाद में बन के आया. जो 10th मंडल है उसको बोलते हैं पुरुष सूक्ति, पुरुष सूक्ति, एंड इट टॉक्स अबाउट वर्ण सिस्टम. ठीक है, अब देखो नॉर्मली कहते हैं कि बहुत सारे, अगर आपने कोई और कोचिंग ली होगी या कहीं और वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा होगा तो कहा जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में डिटीरियोरेट हुई थी सोसाइटी. बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज की हैं जो वो लेटर वैदिक में आई थी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो बहुत ही अच्छा था. कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, पेट्रियार्की, ये सब पितृसत्तात्मक समाज वो अर्ली वैदिक पीरियड में भी था. चाहे औरतें उस टाइम पे ज़्यादा एम्पावर्ड थी एज़ कम्पेयर टू लेटर वैदिक पीरियड, बट स्टिल इट वाज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. पितृसत्तात्मक समाज अर्ली वैदिक पीरियड में भी था. बस ये है कि थोड़ा और ख़राब हो गया था वो लेटर वैदिक पीरियड में. तो यस, ऋग्वेद पीरियड के 10th मंडल पुरुष सूक्ति में वर्ण सिस्टम का मेंशन है एंड शूद्र वर्ड भी मेंशन है. तो अगेन वर्ण सिस्टम के चौथा जो वर्ण है वो शूद्र में है, तो ये भी मेंशनड है, वर्ण सिस्टम भी मेंशनड है. एंड दीज आर द लॉन्गेस्ट बुक्स, फर्स्ट एंड 10th. तो 2nd से लेकर 7th तक जो है दीज आर द शॉर्टेस्ट वंस, एंड 1st और 10th जो हैं दीज आर द लॉन्गेस्ट वंस. एंड इसमें 100 हर एक किताब में जो 1st और 10th है 191 सूक्तियाँ हैं. ठीक है, सूक्ति मतलब मंत्र अगेन. और जो 3rd मंडल है, 3rd मंडल वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्रा एंड इट एड्रेसेस सोलर डेटी सावित्री. सावित्री गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री द गॉडेस ऑफ सन, ठीक है, उन्हीं की पूजा के बारे में है. ओम भूर्भुवस्वः. तो गायत्री मंत्र मंडल 3 से आता है एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्रा. देन मंडल 9 जो है, जो 9th बुक है, दैट इज अबाउट गॉड सोम. अब ये जो सावित्री थी शी वॉज सोलर डेटी, सन गॉडेस थी. बट जो 9th मंडल में वैदिक गॉड सोम, सोम एज इन चंद्रमा, ठीक है, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि सोम रस, अल्कोहल जो बनती है वो प्लांट से बनती है. ठीक है, बार्ले, जौ का पानी, बियर वहाँ से बनती है. तो चंद्रमा भी बोल सकते हैं या सोम रस, लॉर्ड ऑफ द प्लांट्स, वो भी बोल सकते हैं. वो दैट इज़ फ्रॉम मंडल 9. अब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ. अगर ये यूपीएससी में नहीं आता है तो डेफिनेटली जो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले हैं या कोई और एग्ज़ाम है वो ऐसी टेक्निकलिटीज़ में घुस जाते हैं. ठीक है, लास्ट एक चीज़ है कि जो ऋग्वेदा है, अब देखो ऋग्वेदा जो है इसकी 5 ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस, 5 शाखाएं, शाखाएं बोलते हैं इसको. शाखाएं मतलब कि स्कूल्स ऑफ थॉट. बाद में ऋग्वेदा को समझने के लिए जो कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट आए उसमें से 5 हैं ये. एंड दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कि ऋग्वेदा की इंटरप्रिटेशन में अलग अलग स्कूल्स हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, क्या लिखा था, क्या मतलब है. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं. अब दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट ये याद रखना कि इनके ओपिनियंस का डिफरेंस क्या है वो बहुत डिटेल में हो जाएगा. बट जस्ट याद रखिए कि शाकाल बोलते हैं, शाकल, बास्कल,
अश्वलायन, सांख्यायन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सांख्यायन, ठीक है। और ये है मंडुकायन या मरीदुकायन भी बोलते हैं, मंडुकायन, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस हैं, 5 शाखाएं थी ऋग्वेदा की, जो कि जिनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्योंकि उस टाइम पे वो श्रुति फॉर्म में था, लिखा तो बहुत बाद में गया है, तो जो लिखा गया उसकी इंटरप्रिटेशन वेरी करती है। फिर आ जाओ अब हम दोबारा उस मैप पे जाएंगे, क्योंकि ऋग्वेदा में कौन कौन सी रिवर्स का मेंशन किया गया है। कुभा रिवर है, इंडस रिवर का मेंशन है, और रिवर सरस्वती। तो ये रिवर्स हम दोबारा से देख लेते हैं। जो फर्स्ट मैप मैंने आपको दिखाया था, ये एरियाज मैंने कहा था कि कुछ बार बार हम इस मैप में आएंगे। कुभा इज दिस प्लेस, कुभा रिवर है, इंडस रिवर ये रही, एंड सप्त सिंधु सरस्वती रिवर ये है। तो इन तीनों रिवर्स का मेंशन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये सवाल आराम से बन सकता है, यूपीएससी में नहीं बनेगा तो और कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है। इसके बाद अब हमने ये देख लिया है कि ऋग्वेदा में वर्ण सिस्टम की बात करेंगे, शूद्र वर्ड मेंशन है। इसके अलावा दास्यु हत्या, दास्यु मतलब दास, सर्वेंट, सेवादार, नौकर, हत्या, मर्डर। तो स्लॉटर ऑफ द दास्यूज, ये जो वर्ड है दास्यु हत्या, दासों की हत्या कर देना, उनको मार देना, ये वर्ड बार बार ऋग्वेद में आया है। तो यानी कि हम ये देखने को मिलता है कि उस टाइम पे स्लेवरी सिस्टम वॉज प्रिटी मच प्रेवलेंट और दासों की हत्या की जाती थी, ठीक है। ये ऋग्वेद में रिपीटेडली मेंशन है। डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेनी हिम्स वर कंपोज्ड बाय विमेन। अब देखो पितृसत्तात्मक समाज तो था, ठीक है, औरत, इट वॉज नॉट अ मेट्रियार्कल या मेट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं थी। आदमी ही प्रधान था, जो मेन डिसीजन होते थे घर के या समाज के वो आदमी ही लेता था। बट अगेन औरतों की हालत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी लेटर वैदिक पीरियड में हो जाती है। तो विमेन यूज टू कंपोज भजन्स, हिम्स, ठीक है, और उनको बोला जाता था ब्रह्मवादिनी। अब ब्रह्मवादिनी देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। ब्रह्म यहाँ पे मतलब ये है कि यूनिवर्सल कॉन्शियस, दुनिया ब्रह्मांड के बारे में वाद विवाद। वादिनी यहाँ पे मतलब बजाने वाली नहीं, वादिनी वाद विवाद के उस टाइम की औरतें थी, दे यूज टू एक्चुअली टेक पार्ट इन डिबेट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स, कि भाई जो ब्रह्मांड है उसकी एग्जिस्टेंस हम कहाँ से आए हैं। आजकल जो साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, वेयर डिड वी कम फ्रॉम, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसी डिबेट्स उस टाइम पे भी होती थी कि यूनिवर्सल कॉन्शियस, ब्रह्मांड के बारे में जो भी आपकी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं उसमें औरतें भी इन्वॉल्व थी। एंड फेमस वंस जो थी वो थी लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, निवावारी, घोष एंड लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वॉज वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य। तो 3 जो मेन नाम इसमें आते हैं और जो यूपीएससी में या किसी अच्छे और भी स्टेट सिविल सर्विसेज में आते रहे हैं, वो है लोपामुद्रा। मेंस में भी आप ये नाम GS1 में अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली मेंशन कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन। और लोपामुद्रा, घोष, ये 2 नाम काफ़ी फेमस हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो ये आप याद रखिए। इसके अलावा मैंने आपको 3 नाम और गिना दिए, विश्ववारा, सिक्ता और निवावारी। नेक्स्ट आ जाइए, अब ऋग्वेद यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब आ जाओ आप यजुर्वेद पे। सामवेद आगे हम करेंगे, यजुर्वेद पे आप आ जाइए। सामवेद इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वेदास, तो वो हम टेबुलर फॉर्म में आगे जब 4 वेद इकट्ठे करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन। यजुर्वेदा में क्या है। अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वन वर्ड यूपीएससी पूछ लेती है कि ऋग्वेदा में क्या लिखा गया है, यजुर्वेदा में क्या लिखा गया है। आगे टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ऋग्वेदा में हिम्स हैं, वहाँ पे स्तुति करी गई है भगवानों की, वहाँ पे
प्रशंसा करी गई है। आपने प्रशस्ति पढ़ा होगा, कोई भी राजा अपनी प्रशस्तियाँ इनग्रेव कराता था पत्थर पे अपने किसी मंत्री को बोल के। यूलॉजीज भी बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा, भगवान के बारे में अच्छी अच्छी बातें, वो थी ऋग्वेदा में। सामवेद में आएगा आपका म्यूज़िक के बारे में बात, हाउ राग कैसे कंपोज होते हैं, किस राग को क्या कहा जाता है, उसकी रूल्स क्या हैं, और किस टाइम पे गाना है, कितनी मात्राएं होती हैं। तो रागों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में सामवेद, साम संगीत, ठीक है, तो वो सामवेद है म्यूज़िक के बारे में। यजुर्वेद टॉक्स अबाउट रिचुअल्स। वन वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जो हिम्स हैं, हिम्स मतलब भजन, भजन के साथ उन्होंने रिचुअल्स भी मेंशन किए गए हैं, रस्मो रिवाज मेंशन किए हैं कि ये जो भजन हैं ये इन वाले रिचुअल्स के साथ गाए जाएंगे। कौन से रिचुअल के साथ, किस समय, किस टाइम पे गाने हैं। तो यजुर्वेदा इज ऑल अबाउट रिचुअल्स, रस्मो रिवाज, रीति रिवाज। और इसमें आपके आते हैं 32 उपनिषद, ठीक है। अब यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद मैंने आपको शुरू में बताया कि वेदास जो है हर एक वेद 4 पार्ट्स में था, संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स। जो संहिता है यजुर्वेद का, जिसमें मेन आपकी श्लोक हैं, मंत्र हैं, हिम्स हैं, भजन हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पद्य, एक है गद्य। पद्य मतलब पोएटिक फॉर्म में, यानी कि उसमें राइमिंग है, उसमें तुकबंदी है, दैट इज कॉल्ड शुक्ल यजुर्वेद। इसमें सिर्फ हिम्स हैं, भजन हैं। दिस इज गद्य, सॉरी दिस इज पद्य। पद्य मतलब पोएटिक फॉर्म में, तुकबंदी की फॉर्म में। एंड गद्य मतलब होता है प्रोज। प्रोज मतलब जैसे कहानी प्रोज के फॉर्म में लिखी गई होती है। जब कोई आप कहानी पढ़ते हो उसकी कोई तुकबंदी नहीं होती है। पोएम की कविता की तुकबंदी होती है, कहानी की तुकबंदी नहीं होती। तो ये जो है आपका कविता के फॉर्म में है शुक्ल यजुर्वेद, एंड कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य की, प्रोज की फॉर्म में है। इसमें तुकबंदी नहीं है। क्लियर है। फिर 2 सेरेमनीज हैं। अगेन मैंने आपको बोला यजुर्वेद इज ऑल अबाउट रिचुअल्स, सेरेमनीज, रीति रिवाज, रस्मो रिवाज। तो 2 मेन सेरेमनीज हैं जो कि यजुर्वेद में मेंशन है, दैट इज राजसूय और वाजपेय, ठीक है। अब ये क्या है? राजसूय मतलब राज्याभिषेक जो होता है, जब राजा को क्राउन पहना जाता है, कॉन्सिक्रेशन, ठीक है, राज्याभिषेक होना, उसको गद्दी पे बिठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड राजसूय। एंड वाजपेय जो है वो राजसूय सेरेमनी से पहले होता है, यानी कि राजा राज्याभिषेक के लायक है कि नहीं, राजा राजसूय के लायक है कि नहीं, तो उसको उससे पहले वाजपेय से गुजरना पड़ता है। वाजपेय मतलब चैरियट रेस, रथ पे उनकी रेस होती है, एंड वो रेस उसको जीतनी पड़ती है, तभी जाके उसका राज्याभिषेक होता है। And so it is mentioned a first time in this Veda. राजसूय, वाजपेय के अश्वमेध यज्ञ का भी, यज्ञों का भी मेंशनड इसी आपको यजुर्वेदा में ही मिलेगा। किसी भी तरह की सेरेमनीज, किसी भी तरह की रस्मों रिवाज, किसी भी तरह का बलिदान, यज्ञ, इसी में आपको इसका मेंशन मिलेगा। फिर आता है डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम, ठीक है। अब नचिकेता और यम में ना एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई थी। यम जो था लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है, इन दोनों में डिस्कशन ये हुई थी कि नचिकेता कहता है कि मेरे को मृत्यु का रहस्य बताओ, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, क्या हमारा रीबर्थ होता है या हम मर जाते हैं, क्या आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसे उसके सवाल थे। आज की तारीख में भी वी आर नॉट क्लियर, बट यम उसको मना करता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, ये बहुत गूढ़े रहस्य हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। बट देन नचिकेता बहुत जिद करता है कि नहीं। बेसिकली नचिकेता को 3 वरदान मिले थे, तो उसने 3 इच्छाएं इसकी यम को पूरी करनी थी। जो तीसरी इच्छा थी वो नचिकेता ने ये बोला कि मेरे को मृत्यु का ज्ञान चाहिए, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है। तो यम पहले उसने बहुत मना किया कि दुनिया में कुछ भी मांग ले, ये मत पूछ, मृत्यु का ज्ञान मैं नहीं दे सकता, बहुत गूढ़ है और बहुत मुश्किल है।
मुझे भी क्लियर नहीं है। बट अगेन नचिकेता ने जिद करी तो यम फाइनली उसको आंसर करता है कि जो आत्मा है, जो सोल है, इट इज़ नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि एनर्जी इज़ नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो सोल के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला कि आत्मा कभी पैदा नहीं हुई थी, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ ट्रैवल करती है। तो वी कैन से देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन साइंस ऑफ टुडे एंड फिलोसफीज ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो एनर्जी जो है एंड सोल, आत्मा, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। Energy is also never created nor destroyed. It just changes its form from heat energy, chemical energy. Similar is the case with soul. Soul भी आपके शरीर बदलती रहती है, कभी इंसान के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी किसी और रूप में। एंड यम ने ये भी कहा था कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ में सोल है। इवन आप जैन धर्म में भी मानते हो तो वो तो नॉन लिविंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी बोलते हैं कि इसमें सोल है। पत्थर में भी जान है, पानी में भी जान है, धरती, हवा, अग्नि, सब में जान है। सोल की बात जब कही जाती है तो एनर्जी एंड सोल आप एक ही बात मान सकते हैं। इसकी बात होती है कथा उपनिषद में, जो कृष्ण या यजुर्वेद की हमने ऊपर बात करी है, जो प्रोस के फॉर्म में था, गद्य के फॉर्म में था, उसमें इन दोनों के डायलॉग की बात करी गई है। एंड दिस इज इन कथा उपनिषद। ठीक है, ऐसी बातें। अब देखो उपनिषद आपका, मैंने आपको बात करी थी कि जो कर्म कांड है, कर्म कांड में आपके संहिता और ब्राह्मण्स आते हैं, एंड जो ज्ञान कांड है उसमें आपके उपनिषद आते हैं और आरण्यक्स। तो फिलोसॉफिकल, अब नचिकेत और यम की जो डिस्कशन है, दिस इज़ वेरी हायर लेवल फिलोसॉफिकल डिस्कशन, ये आपकी ज्ञान कांड में आ रही है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर कभी डाउट हो कि उपनिषद की जगह यहाँ पे ब्राह्मण्स दे दिया है या संहिता दे दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ज्ञान कांड में ही ऐसी बात करी गई होगी, तो इट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ उपनिषद या फिर आरण्यक। तो कथा उपनिषद में बात करी गई है, विच इज़ पार्ट ऑफ, उसमें भी विच इज़ पार्ट ऑफ कृष्ण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद। फिर आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद बात करता है जादू टोना की। ठीक है, मैजिक, इविल। तो जादू टोने की या बीमारियों के क्योर करने की जब बात आती है, दैट इज इन अथर्ववेद। इसमें कहा जाता है कि पता नहीं 1200 या कुछ तो बहुत बड़ा नंबर है कि इतनी सारी डिजीज़ को दूर करने का तरीका अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, तो अगेन मैजिकल फॉर्मूले, जादू टोना और डिजीज़ को क्योर करना, हकीम के नुस्खे, ये सब चीज़ें ये अथर्ववेद में आती हैं। इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है, झाड़ फूंक जैसे हम बोलते हैं आज की तारीख में, ईवल्स को भगाना, डिजीज़ को भी, बीमारी को भी एक तरह से ईवल ही बोला जाता है। जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, नज़र लग जाना जैसे हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो कोई भी बीमारी आपको घेर लेती है। इसको उन्होंने इस तरीके में ईवल और डिजीज़ को एक ही बुक में उन्होंने डील किया है। फिर शौनक और पैपलाद। अब पैपलाद, ऋषि पैपलाद थे उस टाइम पे। ये जो दो हैं, ये दीज आर द टू स्कूल्स ऑफ थॉट अथर्ववेद की। अगेन मैंने जब रिसेंशन मतलब होता है पुनरावृत्ति या स्कूल्स ऑफ थॉट या दो ब्रांचेस, जो जैसे हमने पहले ऋग्वेद की 5 शाखाएं पढ़ी हैं, वैसे अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। अगेन इन स्कूल्स ऑफ थॉट या शाखा कहने का मतलब है कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज रिटन इन अथर्ववेद, लिखा क्या गया है इसमें। तो ये आप स्कूल्स ऑफ थॉट याद रखिए, ये शाखाएं हैं अथर्ववेद की, शौनक और पैपलाद। फर्स्ट रेफरेंस टू अंग एंड मगध। अब नेक्स्ट यूनिट में जब हम महाजनपदा, जब सेकंड एरा ऑफ सिविलाइजेशन आएगा, उसमें अंग और मगध दो बहुत ही बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करेंगे जाएंगी। जैसे आज का दिल्ली या बॉम्बे है, उस टाइम पे मगध और अंग बहुत फेमस, महाजनपदा टाइम पे बहुत फेमस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे। तो उसका फर्स्ट रेफरेंस आपको अथर्ववेद में ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, अंग और मगध। तो ये आप थोड़ा सा, अगर आपको डाउट कभी हुआ कि मगध और अंग तो महाजनपदास की बात हो रही है, कि वैदिक एज में कहाँ से मेंशन आ गया, बट येस इट वाज, इस टाइम पे वो शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं बने होंगे, बट छोटे टाउन्स होंगे।
सिटी बाद में बने होंगे महाजनपदा के टाइम पे, बट येस दे आर मेंशन्ड इन अथर्ववेद एंड दे आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद गांधारी एंड मुजवत्स। एंड गांधारी क्या है? गांधारी इज आज की तारीख का कांधार। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है कांधार, वेरी फेमस। वहाँ पे प्लेन हाईजैक भी हुआ था, कांधार प्लेन हाईजैक। उसकी स्टोरी हम कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे। बट येस, अफगानिस्तान में जगह है कांधार। अगर मैं आपको मैप फिर से चलते हैं हम उसी मैप पे, तो ये रहा गांधार। दिस इज़ इन अफगानिस्तान। आज की तारीख का जो कांधार है, इसको गांधारी भी बोलते हैं। एंड इसके अलावा मुजवत्स, अब मुजवत्स भी ऑल्सो यहीं पे आसपास कहीं है। इस मैप में नहीं होगा तो किसी और मैप में होगा, मैं आपको मिलता है तो दिखाती हूँ। बट गांधार के पास में ही मुजवत्स, अब मुजवत्स का मतलब होता है माउंटेन। तो ये हिंदू कुश जो माउंटेन था उसके पास में मुजवत्स नाम की जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज मुजवंत। ये देखिए मुजवंत और गांधारी, दिस इज कुबा रिवर, हमने अभी पढ़ी थी। गांधारी इज इन कांधार अफगानिस्तान। इसके नॉर्थ में मुजवंत नाम की जगह है। इसका लिटरल मतलब होता है माउंटेन, मुजवंत, ठीक है। और ये आपका पड़ता है, यहाँ पे आप क्या जाते हैं, पामीर नॉट। हिंदू कुश हिमालय के नॉर्थ में पामीर नॉट है, तो उसके पास ये मुजवंत जगह है, इसीलिए माउंटेन के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है। आगे आ जाओ। अब यहाँ दिस टेबल इज काइंड ऑफ अ समरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसमें से अगर कोई भी डिफिकल्ट सवाल यूपीएससी कल को बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं, बट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली इफ यू रिमेंबर दिस टेबल। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ब्राह्मणास, उपनिषद, आरण्यक्स और संहिताज। संहिताज यहाँ पे टेबल में नहीं दिखाया है बिकॉज संहिता इज द मेन कोर ऑफ द वेदा, जहाँ पे श्लोक मंत्र आपके मेंशन है, हिम्स मेंशन है, भजन मेंशन है। उसके बाद ब्राह्मणास ऐड हुए, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक्स। अब ये जो नाम दिए गए हैं दिस इज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सवाल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा, बट अगर आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है तो मैंने आपको ये मेंशन करके दे दिए हैं कौन कौन से वेद में कौन कौन से ब्राह्मण्स हैं। इसके अलावा उपनिषद के नाम भी मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए चंडोग्य उपनिषद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐत्रेय, कौशिटकी, फिर मंडुकाय उपनिषद। मुंडक उपनिषद बहुत आता है क्योंकि मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्ड जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ये सवाल आ चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत साल पहले। उसके बाद आरण्यक्स, कौन कौन से वेद के कौन कौन से आरण्यक्स हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है। सबसे जो लंबा वेद है दैट इज ऋग्वेद, जिसमें 10,580 वर्सेस हैं, ठीक है। और सबसे जो छोटा है दैट इज सामवेद, जो म्यूजिक वाला है, जिसमें सिर्फ 1810 वर्सेस हैं, मंत्रास हैं। फिर हर वेद से रिलेटेड एक प्रीस्ट है, एक ऋषि हैं जिनका नाम है होत्री, उद्गत्री, अध्वर्यु और ब्रह्मा। अब इसका आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, HUAB बनता है। बट ये नाम आप दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस आई वुड से इज इम्पॉर्टेंट, प्रीस्ट का नाम पता होना चाहिए, पूछ सकती है यूपीएससी। एंड देन हर वेदा के साथ एक उपवेद भी अटैच्ड है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आयुर्वेदा जो कि मेडिकल साइंस की बात करता है दैट इज विद ऑल द डिजीजेस की बात अथर्ववेदा में मैंने आपको बोला था करी गई है जादू टोने के साथ, बट आयुर्वेदा इज अटैच्ड विद ऋग्वेदा। गंधर्व, गंधर्व का मतलब ही होता है म्यूजिक, ठीक है। तो गंधर्व बड़े को भी बोलते हैं, बड़े बड़ा छोटा। तो गंधर्व नाट्यशास्त्र सामवेद से कनेक्टेड है। धनुर्वेद, धनुर्वेद वॉर दैट इज कनेक्टेड टू यजुर्वेद। एंड देन शिल्प वेद यानी कि आर्किटेक्चर एंड शस्त्र शास्त्र। शस्त्र मतलब वेपन्स, शास्त्र मतलब बुक, तो शस्त्र शास्त्र मिलिट्री की बात करी गई है अथर्ववेद। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, कर भी लेंगे, बहुत ईजी है। आयुर्वेदा विद ऋग्वेद, गंधर्व नाट्यशास्त्र विद म्यूजिक, धनुर्वेदा वॉर एंड शिल्प वेदा एंड शस्त्र शास्त्र इज विद लास्ट
अपना अथर्ववेद, ठीक है। फिर आप आ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ठीक है। अब अगर आप केंद्रीय विद्यालय से कोई आप में से पढ़े हुए हैं तो जो सुबह की प्रेयर होती है 7 बजे वाली, उसमें यहाँ से ही इसी श्लोक से ही शुरू होता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, सॉरी, अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, विद्योत्मा अमृतम गमया, ठीक है। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो जो तमसो माँ ज्योतिर्गमया है, दैट इज मेंशन्ड इन बृहद आरण्यक उपनिषद। ये उपनिषद जो है इसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमया का मेंशन है। एंड इसका मतलब है तमसो, तामसिक फूड जैसे हम बोलते हैं, तम मीन्स अंधेरा, डलनेस, डलनेस से ज्योति की तरफ गमया, लेके जाओ मुझे, ठीक है। लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। तो डार्कनेस मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता से हमें ज्ञान, सच्चाई की ओर लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वैदिक लिटरेचर के जो 4, अब हाँ, संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक्स, अब इनके ना मतलब आ जाते हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या है, इस हर वेद जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है उसका मतलब क्या है। तो संहिता इज द मेन कोर, जहाँ पे भजन, मंत्र, श्लोका जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लिखे गए हैं, वैदिक हिम्स और मंत्रास, बट इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कोर है। अब जैसे प्रसंग सहित व्याख्या होती है, पोयम जो लिखी गई है वो है संहिता, पोयम की जो व्याख्या है वो आपको मिलेगी ब्राह्मण्स में, या ब्राह्मणास कह लो, ब्राह्मण्स कह लो, ठीक है। इसमें है कॉमेंट्री, संहिता में जो श्लोक मंत्र लिखे गए हैं उसके ऊपर कॉमेंट्री, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात ब्राह्मण्स में मिलेगी। जो भी सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज की बात संहिता में करी गई है, स्पेशली जैसे ऋग्वेद में रिचुअल्स की बात करी गई है। फिर आता है आपका, इट डिस्क्राइब्स द जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ द आर्यंस टूवर्ड्स ईस्टर्न। हाँ, अब देखो ये जो पार्ट है, दिस स्टार्ट्स हैपनिंग इन लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो आपका 1500 से 900 BC तक है। 900 BC से 500 BC इस लेटर वैदिक। 900 BC पे क्लाइमेट चेंज या किसी भी रीजन के कारण दिस सिविलाइजेशन स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द गैंजेटिक प्लेन्स। आज की जो गंगा नदी वाला एरिया है, यूपी वाला एरिया, उस साइड पे शिफ्ट करना शुरू कर देती है। तो अभी जगह आपने ज्योग्राफी देखी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया, सप्त सिंधु वाला एरिया, वहाँ से ये 900 BC के अराउंड गैंजेटिक एयर गंगा नदी की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देती है ये आर्यंस जो हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्राह्मण्स में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये आप याद रखना। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप, बट दिस इज़ सतपथ ब्राह्मण, ये आप खुद से देख लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट दिस इज़ देयर। फिर आता है आरण्यक। आरण्यक का मतलब है फॉरेस्ट बुक्स। जंगलों में जाके जो ऋषि होते थे, जो बिल्कुल आइसोलेटेड रह के तपस्या करते थे, वो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो फाइनली फिर वेदों के साथ अटैच हुई, उनको बोलते हैं आरण्यक्स। हर्मिट्स भी बोलते हैं, जो ऋषि जंगलों में अकेले लालटेन लेके, लालटेन तो उस टाइम नहीं होती होगी, कुछ भी जला के अगर बैठते होंगे, तो वहाँ पे वो ये किताबें, ये ज्ञान की बातें इन्होंने वहाँ पे बैठ के लिखी हैं। तो आरण्यक इज कनेक्टेड विद द वर्ड फॉरेस्ट एंड दे फोकस ऑन मिस्टिसिज्म, मेडिटेशन, अपोज। अगेन मैंने कहा ना, ये पार्ट है कर्मकांड का, रिचुअल्स का, रूल्स का, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना है। एंड आरण्यक्स एंड उपनिषद्स आर मोर एन अ हायर लेवल ऑफ, ये ज्ञान कांड की बात करते हैं। फिलोसफीज, सही क्या है, गलत, सच्चाई क्या है, ज्ञान का है, हम कहाँ से आए हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, हायर लेवल डिस्कशंस, वो यहाँ पे आएंगे। तो इसीलिए दे अपोज रिचुअल्स। आज की तारीख में भी जो हम हिंदू धर्म या किसी भी धर्म, सिख धर्म की कुरीतियों के बारे में बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इन कर्म कांडों में ना फंसे, इन रिचुअल्स में, जादू टोनों में ना फंसे, एंड इन सब से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के बात करें, है ना। तो आरण्यक्स में भी उन्होंने यही कहा है कि रिचुअल्स में ना फंसे। रिचुअल्स आर किंडरगार्टन लेवल ऑफ एनी रिलीजन।
ठीक है। जब रिलीजन एक मेच्योर स्टेज पे पहुंचता है तो वो फिलोसॉफीज, जब वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, धर्म से भी ऊपर उठ के बात करता है, तो वो जो बलिदान, जो सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि देते थे, उसको भी अपोज करते थे। एंड दे फोकस्ड ऑन मेडिटेशन एंड मिस्टिसिज्म, ठीक है। मिस्टिक्स, सूफी, अगर आपको सूफी सेक्ट के बारे में बात पता तो दे ऑल्सो टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। उनके लिए भी वो भी इसीलिए फेमस हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉट इन द वेब ऑफ रिचुअल्स। फिर उपनिषद यानी कि गुरु के पास बैठना। वेदांत भी बोलते हैं इसको, वेदों का अंत है ये, वेदों का सबसे लास्ट पार्ट उपनिषद है। इसको बोलते हैं गुरु के पास बैठना, उपनिषद, निकट बैठना उपनिषद। एंड दे फोकस ऑन मेडिटेशन अगेन, क्योंकि ये ज्ञान कांड के पार्ट आ जाते हैं तो यू कैन क्लियरली राइट कि हाँ दे अपोज रिचुअल्स, दे अपोज्ड सैक्रिफाइसेस एंड दे फोकस्ड ऑन मेडिटेशन एंड philosophy, and they gave less importance to ceremonies and sacrifices. So that is a mature stage of religion. सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से मैंने आपको बताया लिया गया है। एंड यहाँ पे बात करेगी है आत्मा और ब्राह्मण की, आत्मा और परमात्मा की। एंड मोक्ष की बात सबसे पहले यहाँ बात करेगी। अब देखो मोक्ष पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष एंड निर्वाणा, ये हम आगे जाके पढ़। तो मोक्ष और आत्म ब्राह्मण इनकी बातें यहाँ मिलेंगी। चंडोग्य उपनिषद, पहले जो 3 आश्रम हैं, आपने पता है हिंदू धर्म में 3 आश्रम होते हैं। लास्ट आपका होता है वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। पहले आपका होता है ब्रह्मचर्य, देन शादी वाला होता है गृहस्थ आश्रम, देन आई थिंक थर्ड कुछ होता है, देन लास्ट इज वानप्रस्थ आश्रम। तो पहले 3 जो आश्रम है, यानी कि एक इंसान जब दुनिया में पैदा होता है, वर्ल्डली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको 4 चरणों में डिवाइड किया है लाइफ के, ठीक है। तो फर्स्ट 3 आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और थर्ड जो होता है आई एम फॉरगेटिंग, वो 3 के बारे में चंडोग्य उपनिषद में बात करी गई है। तो बेसिकली इसमें वानप्रस्थ आश्रम की बात नहीं करी है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब आपकी दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आप जंगलों में जाके मेडिटेशन कीजिए, अब आप अपनी लाइफ को अकेले बिताइए। अनुलोम प्रतिलोम मैरिज की बात करी गई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज का मतलब है, अनुलोम आप वर्ड देखिए, अनुलोम अनुकूल वर्ड से बना है। अनुकूल मतलब किसी चीज़ के अनुकूल, किसी परिस्थिति के अनुकूल होना, मतलब कि उसके हिसाब से चलना, यानी कि उसी लाइन में होना। तो अनुकूल शादी वो होती थी जहाँ पे एक लोअर कास्ट विमेन, एक लोअर कास्ट लड़की एक अपर कास्ट लड़के के साथ शादी करती थी। दिस वॉज एक्सेप्टेड, ये अनुलोम शादी थी। दिस वॉज मोर वाइडली एक्सेप्टेड, ये समाज के नॉर्म्स के अनुकूल थी। एंड प्रतिलोम मैरिज भी होती थी। प्रतिलोम मैरिज मतलब कि जो लड़का है वो लोअर वर्ण का है और जो विमेन है, जो लड़की है वो अपर वर्ण की है, वो शादी होती थी प्रतिलोम शादी। बट दिस वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, ये होती तो थी बट इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ओपिनियंस थी कि नहीं ये शादी इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो अनुलोम शादी को हाइपरगेमी शादी भी बोलते हैं। हाइपरगेमी मतलब कि जो औरत है वो एक लोअर वर्ण से अपर वर्ण पे जा रही है, हाइपर लोअर से अपर जा रही है, तो दैट इज़ वाई इट वॉज मोर वाइडली एक्सेप्टेड कि औरत एक छोटे वर्ण से ऊपर वाले, नीचे वाले वर्ण से ऊपर वाले वर्ण में जा रही है। बट अगर औरत ऊपर वाले वर्ण से नीचे वाले वर्ण में आ रही है, दैट वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। इसको हाइपोगेमी भी बोलते थे। इट इज़ प्रतिलोम। तो ये होती तो थी, ब्राह्मण विमेन की शूद्र मेन के साथ शादी होती थी, बट बहुत ही स्मॉल स्केल पे, मतलब बहुत कम लोगों में होती थी एंड ये इतना एक्सेप्टेड भी नहीं था सोसाइटी में। तो दिस इज़ वेयर वी एंड टुडेज लेक्चर, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है जहाँ पे हम ऋग वैदिक सोसाइटी यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी को, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 900 BC वाला है उसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, उसको उसकी सोसाइटी देखेंगे एंड देन वील कंपेयर इट विथ लेटर वैदिक एज की सोसाइटी के साथ।
एंड थोड़े बहुत हम ट्रेड्स भी पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक एज के ट्रेड्स क्या थे, वहाँ पे रिलीजन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी. एज ऑफ नाउ this lecture is over. Let's meet again with part 2 of unit 3 Vedic and post Vedic ages. ठीक है, thank you.